प्यारे बच्चों, दीप प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट्स प्रत्येक विषय के निकाले गए थे, जिसमें से हम लोगों ने अर्थशास्त्र के मॉडल 3 तक कंप्लीट कर लिया है। चौथा मॉडल सेट में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है और फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर विभिन्न विषय के चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो मॉडल 4 का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय क्या है, इसके मापन की कितनी विधियां होती है, किसी एक विधि की व्याख्या करें। तो राष्ट्रीय आय जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। मतलब एक वर्ष वित्तीय वर्ष हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च में, जो भी देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा होगा। अंतिम वस्तु मतलब हो गया जैसे गेहूं से आटा, आटा के बाद रोटी और रोटी के बाद हम उसको उपभोग कर लेते हैं, तो रोटी जो हो गया वो अंतिम वस्तु हो गया। तो अंतिम वस्तु जो रहेगा उसका सब बाजार मूल्य जो रहेगा सारा को जोड़ देंगे और विदेशों से अर्जित आय को, शुद्ध आय को जोड़ देंगे, वो मेरा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय का लेखांकन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम जो है वो साइमन कुजनेट्स महोदय द्वारा प्रतिपादित की गई है। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु 3 प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियां हैं आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। तो हम लोग आय विधि की व्याख्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किसी एक विधि की व्याख्या करना है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद कारकों के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है, जो कि सभी उत्पादन साधनों की आय का योग होता है। इस योगफल को घरेलू आय कहते हैं। कहने मतलब है उत्पादन के जितने भी साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, सारा का जो आय होता है, जो उसको पुरस्कार मिलता है, वो सबको जोड़ देंगे और उसकी गणना हम लोग राष्ट्रीय आय में करते हैं। यदि इस योग में विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ दे तो वह राष्ट्रीय आय बन जाती है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभांश, अवितरित लाभ, फिर अगर निगम लाभ कर, सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष प्लस मिश्रित आय, विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। यहाँ मिश्रित आय के बाद प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ आप देख सकते हैं मिश्रित आय है, यहाँ प्लस हो जाएगा। और ये अवितरित, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ लाभ होगा, अवितरित लाभ, निगम लाभ, फिर निगम लाभ कर हो गया ये। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा राष्ट्रीय आय का। अगला क्वेश्चन है, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद वक्रों की सहायता से परिवर्ती अनुपात का नियम को समझाएं। बहुत हिट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो परिवर्ती अनुपात का जो नियम है, इसको हम लोग साधन का प्रतिफल भी कहते हैं, और या फिर इसको हम लोग विविध अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में विविध अनुपात नियम को समझाया भी रह सकता है, तो बस नाम को बढ़िया से देख लेना है। विविध अनुपात हो सकता है, साधन का प्रतिफल हो सकता है, या फिर परिवर्ती अनुपात का नियम हो सकता है। इसका आंसर है, अन्य बातें समान रहने पर परिवर्तनशील अनुपात का नियम यह बतलाता है कि अन्य साधन को स्थिर रखकर एक साधन में निरंतर वृद्धि की जाती है तो उत्पादन एक सीमा तक बढ़ने के पश्चात घटने लगता है। यह अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित होता है। मतलब अन्य बातें समान रहे तो, मतलब परिस्थिति सब समान रहे तो एक साधन में वृद्धि करना, मतलब यदि हम श्रम को बढ़ा रहे हैं तो श्रम बढ़ाने से क्या होगा कि उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और एक सीमा के बाद वो क्या होगा, घटना शुरू कर देगा। तो इसी को हम लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार उत्पादन के साधनों के संयोग में से एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटता जाता है। नियम की मान्यताएं, तो पहला है, उत्पत्ति का अन्य साधन स्थिर तथा एक परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होती है। स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, जो निम्नांकित चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो 3 अवस्था को आप देख सकते हैं। जब यह तेजी से बढ़ता है,
तेजी से जब बढ़ रहा है तो ये प्रथम अवस्था कहलाएगा। उसके बाद यहाँ घटते हुए दर से बढ़ता है, इसको हम लोग द्वितीय अवस्था कहेंगे। और इसके बाद क्या होता है, ये घटने लगता है, तो यहाँ तृतीय अवस्था। तो ये 3 अवस्था होता है। इस चित्र को बढ़िया से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से यहाँ जो तेजी से बढ़ता है इसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। ये जो है वो घटते हुए दर से बढ़ता है, वो स्थिर प्रतिफल हो जाएगा। और फिर घटने लगता है, उसको ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। तो 3 अवस्था है, तीनों का यहाँ डिटेल दिया हुआ है। तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, तो प्रथम अवस्था में स्थिर साधन के साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि होने पर स्थिर साधनों का पूर्ण विदोहन संभव होता है। आरंभ में टीपी, एपी तथा एमपी। टीपी हो गया कुल उत्पादन, एपी औसत उत्पादन तथा एमपी हो गया सीमांत उत्पादन। तीनों बढ़ते हैं, अतः इसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये टीपी है जो बढ़ रहा है, ये आपका एमपी है जो बढ़ रहा है, और ये एपी है ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब प्रथम अवस्था में सभी बढ़ते हैं। बी है घटते प्रतिफल की अवस्था। तो द्वितीय अवस्था में एपी तथा एमपी दोनों घट रहे हैं किंतु धनात्मक होते हैं। इस अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहां टीपी अधिकतम एवं एमपी शून्य होता है। परिणाम स्वरूप टीपी बढ़ता है किंतु घटती दर से बढ़ता है, अतः इस अवस्था को घटते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। सी है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो तृतीय अवस्था में एमपी शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक हो जाती है, जिसके कारण टीपी घटने लगती है। एपी भी घटती है किंतु धनात्मक होती है। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक होती है। घटती कुल उत्पादन ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता के कारण इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। तो उपयुक्त तीनों अवस्थाओं के कारण इस नियम को उत्पादन का घटता बढ़ता नियम अथवा उत्पादन का आधुनिक ह्रासमान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपायों की व्याख्या करें। तो भुगतान संतुलन से आशय देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से होता है। इसके अंतर्गत लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। एक ओर तो देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का विवरण रहता है, जिसे धनात्मक पक्ष कहते हैं, तथा दूसरी ओर उस देश की समस्त देनदारियों का विवरण रहता है, जिसे हम लोग ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। अब है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है मुद्रा संकुचन। तो मुद्रा संकुचन के फलस्वरूप देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आ जाती है, जिससे निर्यात में वृद्धि हो जाती है। आय के कम होने के कारण लोगों की आयात करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। दूसरा है विनिमय ह्रास। तो किसी देश के विनिमय ह्रास से विदेशियों के लिए घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती है और आयात महंगे हो जाते हैं, अतः निर्यात में वृद्धि तथा आयातों में कमी आ जाती है। तीसरा है विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण पूंजी के निर्यात एवं बहिर्गमन को रोककर भुगतान संतुलन को ठीक करने में सहायता देता है। चौथा है आपका अवमूल्यन। अवमूल्यन के अंतर्गत सरकारी घोषणा के अनुसार देश के मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है, जिससे देश के निर्यात विदेशों में सस्ते पड़ते हैं जबकि आयात महंगे हो जाते हैं। पांचवा है अमौद्रिक उपाय, जिसमें है आयात में कमी करना, निर्यात को प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, विदेशी ऋण, विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। 50 नंबर क्वेश्चन है भारत में मांग में विस्तार एवं संकुचन को समझाएं चित्र सहित। मतलब मांग में विस्तार और संकुचन। विस्तार मतलब होता है जैसे रबड़ को टान देंगे हम लोग तो वो विस्तार हो गया, छोड़ देंगे तो छोटा हो जाएगा, वो संकुचित हो जाएगा। तो मांग में विस्तार क्या है, तो यह केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होती है, और मांग में जो संकुचन होती है वो भी कीमत के कारण होती है। अब इसमें कीमत क्या होगा, तो यह कीमत में कमी होने के कारण होगी। जैसे किसी वस्तु का यदि मूल्य घट जाएगा, उसका मूल्य घट गया तो उसका मांग क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, तो उसको हम लोग मांग में क्या कहेंगे, सॉरी, किसी वस्तु का जब कीमत कम हो जाता है तो उसका मांग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कीमत में कमी होने के कारण मांग बढ़ रहा है तो उसको हम लोग मांग में विस्तार कहेंगे। और यह भी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, तो इसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। कीमत अगर बढ़ जाएगा और किसी वस्तु का मांग कम हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मांग में संकुचन कहेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसमें कीमत में कमी होने के कारण होती है, या कीमत में वृद्धि होने के कारण होती है। अब चित्र में व्याख्या है कि ये मान लीजिए मांग रेखा है और कीमत क्या हो रहा है, पहले था मूल्य ओपी,
अब मूल्य ओपी मूल्य पर हम लोग ओक्यू मात्रा खरीदते थे ए बिंदु पर। अब मूल्य हो से ओपी से घटकर ओपी 1 हो जाता है, यहीं तक हो जाता है, तो मात्रा जो है ओक्यू से बढ़कर ओक्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग ए बिंदु से किस बिंदु पर आ जाएंगे, बी बिंदु पर आ जाएंगे। यहाँ पर बी बिंदु को आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मांग रेखा मतलब ए से हम लोग नीचे की ओर बी की ओर आ रहे हैं, तो ये मांग में विस्तार कहलाएगा। और इसमें क्या है कि मूल्य जो है वो क्या हो रहा है, पहले मूल्य ओपी 1 था और हम लोग ओक्यू 1 मात्रा खरीदते थे। अब मूल्य इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है। बढ़ जा रहा है, तो मूल्य बढ़ने के कारण मांग जो ओक्यू 1 था वो घटकर ओक्यू ही रह जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या है, बी बिंदु से ए बिंदु की ऊपर की ओर मांग वक्र में जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मांग में संकुचन कहेंगे। अगला, मांग की लोच कितने प्रकार के हैं, सचित्र समझाएं। तो मांग की लोच की श्रेणियां निम्न है। पहला है पूर्ण लोचदार मांग। तो जब वस्तु की कीमत में थोड़ी वृद्धि से मांग घटकर शून्य हो जाए तो इसे पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। इसका संकेत है ईडी बराबर इन्फिनिटिव से हम लोग इसको दर्शाते हैं। जैसे यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, जब मूल्य मूल्य जब इतना है ओपी, अगर मूल्य में थोड़ा सा कमी होता है तो मांग में ज्यादा वृद्धि होने लगेगा, और मांग में थोड़ा सा वृद्धि होता है तो मांग घटकर अक्ष पर आ जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो कीमत में होने वाली किसी भी परिवर्तन से यदि मांग में कोई परिवर्तन ना आए, अर्थात कीमत में कमी या वृद्धि से मांगी गई मात्रा समान बनी रहे, तो इसका पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसको हम लोग सूचित करते हैं ईडी बराबर 0 से। इसमें क्या है कि मूल्य अगर आपका OP1 है तो भी हम OQ ही मात्रा खरीद रहे हैं। अब मूल्य जब घट जाएगा तो भी हम OQ ही मात्रा खरीदेंगे, मतलब मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ रहा है, तो ये पूर्णतया बेलोचदार मांग हो जाएगा। अगला है इकाई लोचदार मांग। तो जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन में मांगी गई मात्रा में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे मांग की इकाई लोच कहते हैं। इसको हम लोग ईडी बराबर 1 से दर्शाते हैं। इसमें क्या है कि जिस अनुपात में मूल्य में कमी होगा उसी अनुपात में मांग में कमी होगा। जैसे ये जितना मूल्य घटेगा उतना ही मांग मात्रा बढ़ेगा, तो जितना मूल्य घट रहा है उतना ही मांग मात्रा बढ़ रहा है, मतलब समान अनुपात में दोनों हो रहा है, तो इसको हम लोग इकाई लोचदार मांग कहेंगे। सापेक्षिक बेलोचदार मांग। तो जब कीमत में परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में अनुपात से कम परिवर्तन हो तो इसे बेलोचदार मांग कहेंगे या सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहेंगे। इसमें क्या होगा, ईडी लेस देन 1 होगा। इसका मतलब है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है मांग मात्रा में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होगा, तो वो सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहलाएगा। इसको हम लोग सूचित करेंगे ईडी लेस देन 1 से। अब है सापेक्षिक लोचदार मांग। तो सापेक्षिक लोचदार मांग मतलब होता है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होगा मांगी गई मात्रा में उससे ज्यादा अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये सापेक्षिक लोचदार मांग कहलाएगा। इसको लोग सूचित करेंगे ईडी ग्रेटर देन 1 से। लास्ट क्वेश्चन है एकाधिकारी बाजार संतुलन किस प्रकार होता है, सचित्र व्याख्या करें। तो एकाधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली। तो मोनोपोली का अर्थ होता है एक विक्रेता। तो अंग्रेजी के मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ होता है विक्रेता। अतएव एकाधिकारी बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण। तो एकाधिकार में मूल्य निर्धारण को दो अर्थशास्त्रियों ने बतलाया है। मार्शल के अनुसार एकाधिकारी उस बिंदु पर मूल्य निर्धारित करेगा जहां कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है आपका कुल लागत, ये है आपका कुल आगम, दोनों का अंतर कहाँ हो रहा है, AB पर ज्यादा हो रहा है। यहाँ अंतर कहे कि ये लोग के बीच क्या गैपिंग यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पर ही वो मूल्य को निर्धारण करेगा। तो यहाँ पर व्याख्या कि चित्र से स्पष्ट है कि TR और TC का अंतर AB अधिक है, अतः वह OQ मात्रा उत्पादन करके अधिक लाभ कमाएंगे। और श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार एकाधिकार में संतुलन या कीमत निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर MR बराबर MC होगा और MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो ऊपर वाला जो है वो मार्शल के अनुसार मूल्य निर्धारण है और ये जो है वो रॉबिन्स के अनुसार मूल्य निर्धारण है एकाधिकार बाजार में। अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इसका सिद्ध करने का है फॉर्मूला
पाई बराबर आर माइनस सी। यहाँ पाई जो है वो लाभ को बताएगा, आर है सो आय को, और सी है सो लागत को बताएगा। कहने मतलब है कि लाभ आपको कब होगा, जब कोई सामान बनाने में हमको 10 रुपया लगा, तो मतलब लागत लगा 10 रुपया, बेचे 15 रुपया में, तो आय हुआ 15 रुपया। तो लाभ कितना हुआ, तो पाई बराबर आर माइनस सी करेंगे। आर मिला हो गया आय तो 15, सी हो गया लागत 10, 15 में 10 को घटा दिए तो लाभ कितना हो गया 5। तो इस तरह हम लोग लाभ को निकालेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये पाई जो है उसका हो जाएगा डी पाई बट्टा डी एक्स, आर का हो जाएगा डी आर बट्टा डी एक्स, और सी का हो जाएगा डी सी बट्टा डी एक्स। उसके बाद लाभ अधिकतम करने पर ये डी पाई बट्टा डी एक्स जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग जीरो मान लेंगे। तो इतना बराबर हम लोग जीरो कर दिए। अब इतना बराबर हम लोग जीरो लिखेंगे। अब इसको उठा के इधर ले आएगा, तो ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब टोटल का डेरिवेटिव जो होता है वो मार्जिनल होता है, तो डी आर बट्टा डी सी जो है, डी आर बट्टा डी एक्स वो हो जाएगा मेरा एम आर, और डी सी बटा डी एक्स जो है वो हो जाएगा मेरा एम सी। तो इसके जगह हम लोग एम आर लिखेंगे और इसके जगह एम सी लिखेंगे। तो पहला शर्त क्या है, एम आर बराबर एम सी, तो ये मेरा सिद्ध हो गया। इसको हम लोग कहते हैं आवश्यक शर्त, और इसको कहते हैं पर्याप्त शर्त। तो पहला शर्त तो पूरा हो गया। दूसरा शर्त के लिए हम लोग इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हैं इसको, इसी से हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस ये डी पाई बट्टा डी एक्स है, ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर पाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। इस तरह लिखेंगे, सब में स्क्वायर लगाएंगे सेम सेम, तो यहाँ इस तरह कुछ बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह डी स्क्वायर पाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर आर बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बट्टा डी एक्स स्क्वायर। अब लाभ अधिकतम करने पर ये डी स्क्वायर पाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो है उसको लेस देन जीरो मानेंगे। तो फिर हम लोग इसको पूरा को लिखेंगे, और इस यहाँ पर बराबर का जगह लेस देन जीरो लगाएंगे। इसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर इसको सीधा करके लेंगे, जैसे ये है मेरा 3 छोटा है 5 से, तो हम लोग लिखेंगे 5 बड़ा है 3 से। तो इसका मतलब इसको इधर लिखेंगे तो ये साइन मेरा पलट जाएगा, तो पलट गया यहाँ पर साइन, इसको पलट के लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ डी स्क्वायर सी बटा डी एक्स स्क्वायर है, तो एक और डी स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो एक डी बाहर निकल गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डी स्क्वायर में एक डी बाहर निकाल दिया, और यहाँ डी एक्स स्क्वायर है मतलब 2 को डी एक्स है, तो ये एक डी एक्स को बाहर निकाल दें। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा मेरा डी सी बट्टा डी एक्स। सेम यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो डी बट्टा डी एक्स ये स्लोप को बताएगा, तो स्लोप ऑफ, और डी सी बट्टा डी एक्स का हो जाएगा एम सी, इसका भी हो जाएगा स्लोप ऑफ, और इसका हो जाएगा एम आर। इसका मतलब है स्लोप ऑफ एम सी है, मतलब एम सी की जो ढाल है वो एम आर की ढाल से क्या होगी, अधिक होगी। तो अधिक कब होगी, तो अधिक जब होती है जब क्या होता है नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जाता है। जैसे ये ऐसे, यहाँ से अगर ये एम सी रेखा है और ये मान लीजिए मेरा एम आर रेखा, तो नीचे से ऊपर जब काटते हुए जाएगी एम सी की रेखा, तो एम आर से एम सी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ को बता रहा है। तो दूसरा शर्त या मतलब पर्याप्त शर्त जो है कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा शर्त है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, तो ये दोनों सिद्ध हो गया मेरा। उसके बाद है आपका मॉडल सेट 5, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें भी अति लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये लास्ट मॉडल सेट है जिसको हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह वीडियो को पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।